लिटरेरी टर्म साहित्यिक शब्द देख रहे थे। पेज नंबर 59 पे आज 60 पे देखते हैं। पेज नंबर 60 पे पहला है एनालॉजी। एनालॉजी का हिंदी अर्थ होता है सादृश्य। दो ऐसी चीजों के बीच तुलना जो अन्यथा भिन्न हो, खास करके स्पष्टीकरण या स्पष्टीकरण के उद्देश्य से। जैसे पोशाक बर्फ की तरह सफेद है। कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर अदरवाइज अनलाइक, एज द ड्रेस इज ए व्हाइट एज स्नो। ये एनालॉजी होता है, सादृश्य। मतलब दो ऐसी चीजों के बीच तुलना जो अन्यथा हो, अदरवाइज हो, यानी भिन्न हो। जैसे होता ना कि ड्रेस पोशाक बर्फ की तरह सफेद, तो ये तो हो गया एनालॉजी। अगला है एनाफोरा, ANAPHORA। एनाफोरा क्या होता है? देखिए, लिखित या भाषण में कलात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए वाक्य के पहले भाग को जानबूझकर दोहराना। लिखित या भाषण में कलात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए वाक्य के पहले भाग को जानबूझकर दोहराना एनाफोरा के रूप में जाना जाता है। इन राइटिंग और स्पीच the deliberate repetition of the first part of the sentence in order to achieve an artistic effect is known as anaphora। चार्ल्स डिकेंस द्वारा ए टेल ऑफ टू सिटीज लिखी गई है। चार्ल्स डिकेंस द्वारा ए टेल ऑफ टू सिटीज निम्नलिखित पंक्तियों से शुरू होता है। क्या? इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। और यही तो है लिखित या भाषण में कलात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए वाक्य के पहले भाग को जानबूझकर दोहराना एनाफोरा के रूप में। जैसे इट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वॉज द इपोच ऑफ बिलीफ, इट वॉज द इपोच ऑफ इनक्रेडुलिटी, इट वॉज सीजन ऑफ लाइट, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair। है, ये होता है टेल ऑफ टू सिटीज में। या सबसे अच्छा समय था, या सबसे बुरा समय था, या ज्ञान का युग था, या मूर्खता का युग था, या विश्वास का युग था, या विश्वास का युग था, या प्रकाश का मौसम था, या अंधकार का मौसम था, या आशा का बसंत था, या निराशा की सर्दी थी। तो ये चार्ल्स डिकेंस ने ए टेल ऑफ टू सिटीज में एनाफोरा इसे ही कहते हैं। अगला है एनास्ट्रॉफी, ANASTROPHE। एनास्ट्रॉफी देखिए, एक साहित्यिक उपकरण जिसमें किसी खंड या वाक्य में संज्ञा, विशेषण या वस्तु, विषय और क्रिया के क्रम का आदान प्रदान किया जाता है। एक साहित्यिक उपकरण इसमें किसी खंड या वाक्य में संज्ञा, विशेषण या वस्तु, विषय और क्रिया के क्रम का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे वह अतीत और भविष्य के समय की बात करता था और होने वाली चीज़ों का सपना देखता था। He spoke of times past and future and dreamed of things to be। तो एनास्ट्रॉफी का मतलब होता है एक ऐसा साहित्य उपकरण जिसमें किसी खंड या वाक्य में संज्ञा, विशेषण या वस्तु, विषय और क्रिया के क्रम का आदान प्रदान किया जाता है। A literary device wherein the order of the noun, adjective or object, subject and verb order in a clause or in the sentence is exchanged, आदान प्रदान किया जाता है। तो he spoke of times past and future and dreamed of things to be। ये एनास्ट्रॉफी होता है, एक साहित्यिक उपकरण जिसमें किसी खंड या वाक्य में संज्ञा, विशेषण या वस्तु, विषय और क्रिया के क्रम का आदान प्रदान। अगला है एनेक्डोट, ANECDOT। एनेक्डोट किस्सा। देखिए, एक छोटी और दिलचस्प कहानी या एक घटना जो अक्सर किसी बात का समर्थन करने या उसे प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है और पाठकों और श्रोताओं को हंसाती है। किस्सा लिखित रूप में नहीं बल्कि बोली जाने वाली कहानियाँ हैं। किस्सा एक संक्षिप्त कहानी को संदर्भित करता है
जो किसी बात को स्पष्ट करने या किसी चीज़ का उदाहरण देने के लिए कही जाती है, जो अक्सर किसी व्यक्ति के चरित्र को दर्शाती है। एक छोटी और दिलचस्प कहानी या एक घटना जो अक्सर किसी बात का समर्थन करने या उसे प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है और पाठकों और श्रोताओं को हंसाती है। किस्सा लिखित रूप में नहीं बल्कि बोली जाने वाली कहानियां हैं। किस्सा एक संक्षिप्त कहानी को संदर्भित करता है जो किसी बात को स्पष्ट करने या किसी चीज का उदाहरण देने के लिए कही जाती है, जो अक्सर किसी व्यक्ति के चरित्र को दर्शाती है। तो ये किस्सा कहलाता है, एनेक्डोट। एनेक्डोट refers to a brief story told to illustrate a point or serve as an example of something, often showing character of an individual। तो ये तो हो गया ना किस्सा, किस्सा एनेक्डोट। अगला है एंग्री यंग मैन। अगली हेडिंग है एंग्री यंग मैन। देखिए, एंग्री यंग मैन एक ऐसा चरित्र है जो 1950 के बाद के विद्रोही का प्रतिनिधित्व करता है। एंग्री यंग मैन इज ए कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स ए पोस्ट 1950 rebel making a vocal protest against cultural snobberies। 1950 के बाद के विद्रोही का प्रतिनिधित्व करता है जो सांस्कृतिक दंभ आदि के खिलाफ मुखर विरोध करता है, जो सांस्कृतिक दंभ आदि के खिलाफ मुखर विरोध करता है। एंग्री यंग मैन ज्यादातर कामकाजी और मध्यम वर्ग के ब्रिटिश नाटककारों उपन्यासकारों का समूह था। एंग्री यंग मैन ज्यादातर कामकाजी और मध्यम वर्ग के ब्रिटिश नाटककारों और उपन्यासकारों का एक समूह था जो 1950 के दशक में प्रमुख बन गए थे। द ग्रुप्स लीडिंग मेंबर्स इंक्लूडेड, और इनके मुख्य रूप से समूह के प्रमुख जो सदस्य थे उनमें जॉन ओसबॉर्न था, OSBORNE, जॉन ओसबॉर्न था, और किंग्सले एमिस भी शामिल थे। जॉन वेन के उपन्यास हरी ऑन डाउन, जॉन वेन का जो एक नॉवेल है हरी ऑन डाउन 1953 में आया, और किंग्सले का है एमिस के लकी जिम 1954 में आया। एमिस के लकी जिम में जो प्रवृत्ति स्पष्ट थी वह 1956 में लुक बैक इन एंगर नाटक में स्पष्ट हुई। 1956 में, मतलब बात ये थी कि इसमें मुख्य रूप से जो एंग्री मैन थे 1950 में बड़ा फेमस हो गए। इनमें से मुख्य तौर पर जॉन ऑस्बॉर्न थे और किंग्सले थे हैं। और फिर जॉन वेन ने एक नॉवेल लिखा हरी ऑन डाउन 1953 में, लकी जिम भी लिखा किंग्सले के द्वारा जो लिखा गया। अच्छा, उन्होंने 1956 में जो प्ले लिखा लुक बैक इन एंगर, तो उसमें जो है रिप्रेजेंटिव वर्क ऑफ मोमेंट, तो उसमें जो है ये आंदोलन था जो एंग्री मैन वाला, तो ये मुखर हो गया 1956 में। अगली हेडिंग है एंटागोनिस्ट यानी प्रतिपक्षी, ANTAGONIST, एंटागोनिस्ट। देखिए, प्रतिपक्षी एक चरित्र, पात्रों का समूह, संस्था या अवधारणा है जो विरोध में खड़ा होता है। प्रतिपक्षी जो है एक चरित्र, पात्रों का समूह, संस्था या अवधारणा है जो विरोध में खड़ा होता है या उसका प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिपक्षी एक चरित्र होता है या पात्रों का समूह होता है या संस्था होती है, अवधारणा भी हो सकती है। देखो, इतनी चीजें हो सकती हैं। एंटैगोनिस्ट जो है चरित्र भी हो सकता है, एक पात्रों का समूह भी हो सकता है, संस्था भी हो सकती है, अवधारणा जो विरोध में खड़ा होता है या उसका प्रतिनिधित्व करता है, जिसके खिलाफ नायक या नायकों को संघर्ष करना पड़ता है। संक्षेप में यह कहानी के खलनायक को संदर्भित करता है जो नायक के खिलाफ लड़ता है। इसे बोलते हैं प्रतिपक्ष, एंटागोनिस्ट। अगला है एंटानोक्लॉसिस, ANTANACLASIS। एंटानोक्लॉसिस एक अलंकारिक उपकरण है। एंटानोक्लॉसिस इज ए हिटोरिकल डिवाइस, अलंकारिक उपकरण है जिसमें एक वाक्यांश या शब्द का बार बार उपयोग किया जाता है। हालांकि प्रत्येक मामले में शब्द का अर्थ बदल जाता है, मतलब एक वाक्यांश या शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है। एंटानोक्लॉसिस में एक अलंकारिक उपकरण है जिसमें एक वाक्यांश या शब्द का बार बार उपयोग किया जाता है, हालांकि प्रत्येक मामले में शब्द का अर्थ बदल जाता है।
या एक वाक्य में एक समान शब्द की पुनरावृत्ति होती है। इट इज द रिपीटेशन ऑफ ए सिमिलर वर्ड इन ए सेंटेंस। एक समान शब्द की पुनरावृत्ति है जिसका अर्थ अलग अलग होता है या शब्द को दो या दो से अधिक अलग अर्थों में दोहराया जाता है। या एक वाक्य में एक समान शब्द की पुनरावृत्ति है जिसका अर्थ अलग अलग होता है या एक शब्द को दो या दो से अधिक अलग अलग अर्थों में दोहराया जाता है। शेक्सपियर की कई साहित्यिक कृतियों में एंटाना चेसियस के उदाहरण हैं, मतलब एंटाना क्लासिस के उदाहरण हैं। जैसे इन पंक्तियों में देखिए, पुट आउट द लाइट देन पुट आउट द लाइट। अब यहाँ प्रकाश बुझाओ फिर प्रकाश बुझाओ, ओथेलो की लाइन है, पुट आउट द लाइट पुट आउट द लाइट। तो पहला अर्थ यह है कि ओथेलो मोमबत्ती बुझा देगा और दूसरे संदर्भ में इसका अर्थ है कि डेस्डेमोना का जीवन समाप्त कर देगा। पुट आउट द लाइट देन पुट आउट द लाइट। तो मतलब जब एक शब्द बार बार प्रयोग हो उसका अर्थ अलग अलग हो, एक वाक्य में एक समान शब्द की पुनरावृत्ति हो जिसका अर्थ अलग अलग होता है, या एक शब्द को दो या दो से अधिक अलग अलग अर्थों में दोहराया जाता है, तो फिर वहां पे होता है एंटोनोक्लासिस। अगला है मानव रूपता, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ANTHROPOMORPHISM, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। मानव रूपता मानवीय गुणों, भावनाओं और इरादों को गैर मानव संस्थानों मानव रूपता मानवीय गुणों, भावनाओं और इरादों को गैर मानव संस्थाओं पर आरोपित करता है। जैसे एक जानवर या एक देवता जो है, मानव रूपता ये होता है कि मानव गुणों, भावनाओं और इरादों को गैर मानव संस्थाओं पर आरोपित करता है। लुइस कैरोल द्वारा एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, लुइस कैरोल की एक रचना है एलिस एडवेंचर, एलिस एडवेंचर, एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड 1865 में आई। कार्लो कोलोडी की रचना है द एडवेंचर्स ऑफ पिनोचियो, कार्लो कोलोडी की रचना है द एडवेंचर्स ऑफ पिनोचियो 1883 में ये रचना आई। और रुडयार्ड किपलिंग की रचना है द जंगल बुक, 1894 में आई जंगल बुक। ये सभी मानव रूपी तत्वों का उपयोग करते हैं। मानव रूपता क्या होती है कि मानव जो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म है, मानव रूपता मानवीय गुणों, भावनाओं और इरादों को गैर मानव संस्थाओं पर आरोपित करना है। लुइस कैरोल द्वारा जो रचना थी एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड 1865 में, कार्लो कोलोडी द्वारा एडवेंचर्स ऑफ पिनोचियो और 1883 में, और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा दी जंगल बुक 1894 में, सभी मानव रूपी तत्वों का उपयोग करते हैं। अगली हेडिंग है एंटी क्लाइमेक्स या बथोस, BATHO। एंटी क्लाइमेक्स और बथोस क्या है? देखिए, एंटी क्लाइमेक्स एक बयानबाजी युक्ति है, बयानबाजी मैं कह लूँ हिस्टोरिकल डिवाइस है, जिसे निराशाजनक स्थिति या किसी महत्वपूर्ण विचार से अचानक हास्यास्पद या तुच्छ विचार में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एंटी क्लाइमेक्स जो है एक बयानबाजी युक्ति है जिसे निराशाजनक स्थिति या किसी महत्वपूर्ण विचार से अचानक हास्यास्पद या तुच्छ विचार में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह तब होता है जब किसी विशिष्ट बिंदु पर उम्मीदें बढ़ जाती हैं, यह तब होता है जब किसी विशिष्ट बिंदु पर उम्मीदें बढ़ जाती हैं, सब कुछ तैयार हो जाता है और फिर अचानक कुछ उबाऊ या निराशाजनक होता है, यह एंटी क्लाइमेक्स है। मतलब यह तब होता है जब किसी विशिष्ट बिंदु पर उम्मीदें बढ़ जाती हैं और सब कुछ तैयार हो जाता है और फिर अचानक कुछ उबाऊ या निराशाजनक होता है, यही तो एंटी क्लाइमेक्स है। इसके अलावा बयानों का क्रम धीरे धीरे एंटी क्लाइमेक्स में उतर जाता है, इसी बोलते हैं ना एंटी क्लाइमेक्स। साहित्य में प्रति चरम उत्कर्ष के बहुत से उदाहरण हैं, चाहे वो कथात्मक हो या अलंकार के रूप में, बहुत से उदाहरण। जैसे एक उदाहरण है हेयर थाउ ग्रेट अन्ना, होम थ्री रिलीज मोबे, दोस्त समटाइम्स काउंसिल टेक एंड समटाइम्स टेक। यहाँ तुम हो महान अन्ना, जिसकी आज्ञा तीन लोग मानते हैं, कभी कभी सलाह लेते हो और कभी कभी चाय। हेयर थाउ ग्रेट अन्ना, होम थ्री रिलीज मोबे, दोस्त समटाइम्स काउंसिल टेक एंड समटाइम्स टी।
कभी कभी चाय, कभी कभी सलाह लेते हो, कभी कभी चाय। ये अलेक्जेंडर पोप द्वारा दी रेप ऑफ लॉक की रचना है। तो इसी बोलते हैं ना एंटी क्लाइमैक्स, जहां पर जो है साहित्य में प्रति चरम उत्कर्ष के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एंटी क्लाइमैक्स है। अगली हेडिंग है, अंश में इसे एक अलंकार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। पोप पाठकों का ध्यान इस झूठ की ओर आकर्षित कर रहे हैं कि अन्ना इंग्लैंड की रानी है जो बैठकें करती है और दोपहर की चाय की रस्मों में भी शामिल होती है। एंटी क्लाइमैक्स का उपयोग करके हास्यास्पद प्रभाव पैदा किया गया है। तो ये तो है एंटी क्लाइमैक्स या बैथोज, BATHO। एंटी क्लाइमैक्स एक बयानबाजी युक्त है जिसे निराशाजनक स्थिति या किसी महत्वपूर्ण विचार से अचानक हास्यास्पद या तुच्छ विचार में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला है एंथीरो, ANTIHERO, एंटी हीरो। एंटी हीरो का मतलब प्रतिनायक। देखिए, प्रतिनायक वह नायक होता है जो किसी न किसी तरह से पारंपरिक नायक से अलग होता है। उदाहरण के लिए साहसी और दृढ़ निश्चयी होने के बजाय प्रतिनायक डरपोक, अतिसंवेदनशील और अनिश्चित हो सकता है, जैसे TS एलियट के लव सॉन्ग ऑफ J अल्फ्रेड। जैसे TS एलियट का है लव सॉन्ग ऑफ J अल्फ्रेड में प्रूफराफ में प्रूफार्फ, ये जो हैं एंटी हीरो हैं, जिनमें दृढ़ निश्चयी साहसी ना होकर के ये डरपोक, अति संवेदनशील और अनिश्चित हो सकते हैं। अगली हेडिंग है एंटीस्ट्रोफी, ANTISTRO, एंटीस्ट्रोफी। एंटीस्ट्रोफी क्या है, जिसको बोलते हैं प्रतिपद। एंटीस्ट्रोफी का हिंदी होता है प्रतिपद। देखिए, प्रतिपद एक गीत का वह भाग है जो कोरस द्वारा पश्चिम से पूर्व की ओर लौटते समय गाया जाता है। एंटीस्ट्रोफी है किसकी ओर जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर लौटते समय गाया जाता है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर गाए गए प्रतिपद के प्रत्युत्तर में होता है। मतलब जब कब जाएगा एंटी स्ट्रोफी, पश्चिम से पूर्व की ओर जब लौटेगा ये कोरस गाने वाला संघ, तब ये गाएगा। और गाएगा ये क्या, जो पूर्व से पश्चिम की ओर गए हैं उनका उत्तर गाएगा। या एक ग्रीक शब्द का डिराइवेटिव यानी उत्पत्ति है जिसका अर्थ होता है पीछे मुड़ना। इसका अर्थ क्या होता है एंटी स्ट्रोफी का, पीछे मुड़ना। इसे एक सैद्धांतिक उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें लगातार वाक्यांशों, खंडों, वाक्यों और पैराग्राफ के अंत में समान शब्दों की पुनरावृत्ति शामिल है। जैसे कि निम्नलिखित अंश में वाक्यांश, लेकिन यह आज का दिन नहीं है, अंत में बार बार आता है। जैसे यह आज का दिन नहीं, बट इट इज नॉट दिस डे, बार बार आता है। जैसे लिखा है, सेल्फिश इज नॉट लिविंग एज वन विशेष टू लिव, इट इज आस्किंग अदर्स टू लिव एज वन विशेष टू लिव। सेल्फिशनेस इज नॉट लिविंग एज वन विशेष टू लिव, इट इज आस्किंग अदर्स टू लिव एज वन विशेष टू लिव। तो इसको बोलते हैं ना एंटी स्ट्रोफी। तो ये तो हुए, आगे देखते हैं एंटेनोमासिया, 61 पेज का पहला है, ANTONOMASI, एंटेनोमासिया। वाक्यांश के लिए उचित नाम का प्रतिस्थापन या इसके विपरीत। वाक्यांश के लिए एंटोनोमासिया का मतलब होता है वाक्यांश के लिए उचित नाम का प्रतिस्थापन या इसके विपरीत। बयानबाजी में एंटेनोमासिया एक प्रकार का लक्षण अलंकार है, इसमें एक विशेषण या वाक्यांश उचित नाम का स्थान ले लेता है। बयानबाजी में एंटेनोमासिया एक प्रकार का लक्षण अलंकार है, इसमें एक विशेषण या वाक्यांश उचित नाम का स्थान ले लेता है। जैसे नेपोलियन प्रथम के लिए छोटा कॉर्पोरल। मतलब बयानबाजी में एंटेनोमासिया एक प्रकार का लक्षण अलंकार जिसमें एक विशेषण या वाक्यांश उचित नाम का स्थान लेता है। जैसे नेपोलियन प्रथम के लिए छोटा कॉर्पोरल, द लिटिल कॉर्पोरल, किसके लिए, नेपोलियन प्रथम के लिए कहा जाता है लिटिल कॉर्पोरल, नाम ले लिया।
क्या है, देखिए लिखा है द डॉन फॉर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, द बर्ड फॉर विलियम शेक्सपियर। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के लिए द डॉन और विलियम शेक्सपियर के लिए द बर्ड। जैसे मतलब कोई नाम ही ले ले, कोई विशेष नाम ही ले ले तो इसको बोलते हैं एंटेनोमासिया। अब जैसे बर्ड किसे कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर के लिए, डोनाल्ड ब्रैडमैन के लिए डॉन कहा जाता है, नेपोलियन फर्स्ट के लिए लिटिल कॉर्पेल, मतलब नाम ही पड़ जाता है उसका, है ना। इसे अगर तुमसे कहे कि भारत का शेक्सपियर कौन, तो फिर कालिदास, फिर ये एंटेनोमासिया है। अगला है एभोरिज्म। एभोरिज्म का हिंदी में कहते हैं सूत्र, APHORISM, एभोरिज्म। देखिए संक्षेप में कहा गया सत्य या राय का आसानी से याद रखने योग्य कथन, इसको बोलते हैं। मतलब एभोरिज्म किसे, ब्रीफली फ्रेज्ड इजली मोमेरेबल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ या ओपिनियन या आइडिया, मतलब आसानी से याद रखने वाला कोई कथन जो सत्य का हो, ओपिनियन का हो, उसी को एभोरिज्म कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है भेद या परिभाषा। एभोरिज्म लिटरेली मीन्स डिस्टिंक्शन या डिफिनीशन। इस शब्द का जो एभोरिज्म है, इस शब्द का पहली बार हिपोक्रेटस के सूत्र में इस्तेमाल किया गया था। हिपोक्रेटस के सूत्र में एभोरिज्म का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। यह एक सत्य या राय का कथन है जिसे संक्षिप्त और मजाकिया तरीके से व्यक्त किया जाता है। जिसे संक्षिप्त और मजाकिया तरीके से व्यक्त किया जाता है। यह शब्द अक्सर दार्शनिक, नैतिक और साहित्यिक सिद्धांतों पर लागू होता है। एभोरिज्म मतलब होता है, संक्षेप में कहा गया सत्य या राय का आसानी से याद रखने योग्य कथन या कहावत होता है। और एभोरिज्म का शाब्दिक अर्थ होता है भेद या परिभाषा। भेद या परिभाषा इसका होता है। और भेद या परिभाषा इस शब्द का पहली बार हिप्पोक्रेटिस के सूत्र में इस्तेमाल किया गया था। यह एक सत्य या राय का कथन है जिसे संक्षिप्त और मजाकिया तरीके से व्यक्त किया जाता है। यह शब्द अक्सर दार्शनिक, नैतिक और साहित्यिक सिद्धांतों पर लागू होता है। जैसे पहाड़ हटाने वाला व्यक्ति छोटे छोटे पत्थरों को हटाने से शुरुआत करता है। विलियम फाकनर साहब ने एक कथन सत्य बताया है, द मैन हु रिमूव्स ए माउंटेन बिगिंस बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन्स। पहाड़ हटाने वाला व्यक्ति छोटे छोटे पत्थरों को हटाने में शुरुआत करता है। द मैन हु रिमूव्स ए माउंटेन बिगिंस बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन्स। विलियम फाकनर। कोई कहावत तब तक आपके लिए कहावत नहीं होती जब तक कि जीवन उसे चरितार्थ न कर दे। ए प्रोवर्ब इज नो प्रोवर्ब टू यू टिल लाइफ हैज illustrated it. A proverb is no proverb to you till life has illustrated it. कोई कहावत तब तक आपके लिए कहावत नहीं होती जब तक कि जीवन उसे चरितार्थ न कर दे। ये जॉन कीट्स ने कहा है। ए प्रोवर्ब इज नो प्रोवर्ब टू यू टिल लाइफ हैज इलिस्ट्रेटेड इट। विलियम फाकनर कहते हैं द मैन हु रिमूव्स ए माउंटेन बिगिंस बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन्स। अगला है अपोलोजिया। अगला है अपोलोजिया, APOLOGIA, अपोलोजिया। किसी के कार्यों को उचित ठहराना, यही तो अपोलोजिया है। जस्टिफाई वंस एक्शंस। देखिए अपोलोजिया यूनानी में बचाव में बोलना। अपोलोजिया यूनानी भाषा में बोलता है स्पीकिंग इन डिफेंस। ग्रीक भाषा में इसका अपोलोजिया का क्या अर्थ है कि बचाव में बोलना, किसी के कार्यों को उचित ठहराना, बचाव में बोलना, अपोलोजिया। किसी स्थिति या कार्रवाई का औपचारिक बचाव है। अपोलोजिया का सबसे पहला अंग्रेजी प्रयोग ग्रीक अर्थ होता है बचाव में भाषण। क्या होता है? स्पीच इन डिफेंस, बचाव में भाषण, इसको अपोलोजिया बोलते हैं। अगली हेडिंग है अपोरिया, APORIA। अपोरिया एक तार्किक विरोधाभास है। इज ए लॉजिकल पैराडॉक्स, तार्किक विरोधाभास। इज ए लॉजिकल पैराडॉक्स इन विच द स्पीकर सोज सीड्स ऑफ डाउट्स इन ए सब्जेक्ट। अपोरिया एक तार्किक विरोधाभास है जिसमें वक्ता किसी विषय में संदेह के बीज बोता है। यह बयानबाजी की रणनीति श्रोताओं को वक्ता की दुविधा के बारे में सहानुभूति महसूस करा सकती है। यह बयानबाजी
यह बयानबाजी की रणनीति श्रोताओं को वक्ता की दुविधा के बारे में सहानुभूति महसूस करा सकती। इसका उपयोग अक्सर दर्शन शास्त्र में किया जाता है। यह दार्शनिक प्रश्नों और विषयों से संबंधित है जिनका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। प्लेटो और सुकरात अपोरिया का उपयोग करने के लिए प्रसिद्ध थे। मतलब इसका जो है फिलोसफी में यूज किए जाती है। इसका कोई क्वेश्चन और सब्जेक्ट का कोई दार्शनिक प्रश्नों और विषयों से संबंधित है जिनका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता है अपोरिया का। अब अपोरिया का सीधा सा है इज ए लॉजिकल पैराडॉक्स, एक तरीके से तार्किक विरोधाभास है जिसमें वक्ता किसी विषय में संदेह के बीच बोता है। प्लेटो सुकरात ने किया है, जैसे टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, वेदर दिस नॉबलर इन द माइंड टू सफर, the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing and them to die to sleep, then fly to others that we know not of. Thus conscience does make cowards of us all. होना या ना होना, यही प्रश्न है। क्या मन में यह अधिक श्रेष्ठ है कि हम भयंकर भाग्य के प्रहारों और बाणों को सहें, या मुसीबतों के सागर के विरुद्ध हथियार उठाएं हैं? और टेक आर्म अगेंस्ट ए सी ऑफ ट्रबल्स, मुसीबतों के सागरों के विरुद्ध हथियार उठाएं। एंड बाई अपोजिंग, और उनका विरोध करके उन्हें समाप्त करें। एंड बाई अपोजिंग एंड देम, समाप्त करें और उनका विरोध करके उन्हें समाप्त करें। मरना सोना दूसरों के पास जाने से बेहतर है। टू डाई टू स्लीप देन फ्लाई टू अदर्स, दूसरों के पास जाने से बेहतर है जिन्हें हम जानते ही नहीं। दैट वी नो नॉट ऑफ, जानते ही नहीं। इस प्रकार विवेक हम सभी को कायर बना देता है। दस कॉन्सियंस डज मेक कवर्ड्स ऑफ अस ऑल, विवेक हम सभी को क्या बना देता है? कायर बना देता है। अगला लिखा है आर्किज्म, ARCHAIS। आर्किज्म क्या होता है? देखिए, आर्किज्म जिसको बोलते हैं पुरातनवाद। आर्किज्म का मतलब होता है पुरातनवाद। पुरातनवाद से तात्पर्य उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के प्रयोग से है जो अप्रचलित हो गए। पुरातनवाद से तात्पर्य उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के प्रयोग से है जो अप्रचलित हो गए। रिफर्स टू द यूज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दैट हैव बीकम एब्सोल्यूट, OBSOLET, अप्रचलित हो गए। भाषा में पुरातनवाद यानी पुराने जमाने का, पुरातन, प्राचीन। भाषा में पुरातनवाद भाषण या लेखन के ऐसे रूप का उपयोग है जो अब प्रचलन में नहीं है या जो केवल कुछ विशेष संदर्भों में प्रचलन में है। उनके जानबूझकर उपयोग को साहित्यिक पुरातनवाद में विभाजित किया जा सकता है। उनके जानबूझकर उपयोग को साहित्यिक पुरातनवाद में विभाजित किया जा सकता है जो पुराने भाषण और लेखन की शैली को जगाने का प्रयास करता है। और शाब्दिक पुरातनवाद ऐसे शब्दों का उपयोग जो अब आम उपयोग में नहीं है, जैसे कि इन पंक्तियों में अपने आप से सच्चे रहो, टू थाइन ओवन सेल्फ बी ट्रू, सच एज इन दीज लाइन्स। जैसे अब पुरातनवाद क्या है? कह रहा है कि भाषा में पुरातनवाद भाषण या लेखन में ऐसे रूप का प्रयोग है जब प्रचलन में नहीं है या जो केवल कुछ विशेष संदर्भों में प्रचलन है। उनके जानबूझकर उपयोग को साहित्यिक पुरातनवाद में विभाजित किया जा सकता है जो पुराने भाषण और लेखन की शैली को जगाने का प्रयास करते हैं। और शाब्दिक पुरातनवाद जैसे शब्दों को अब आम उपयोग में नहीं, जैसे इन पंक्तियों, जैसे आप अपने से सच्चे रहो, टू थाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। हैमलेट ने कहा है, विलियम शेक्सपियर का जो है, टू थाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। अब अपने आप से सच्चे रहो, विलियम शेक्सपियर द्वारा। पुरातनवाद के उदाहरणों में संभवतः तेरा और तू शब्द शामिल है। एग्जाम्पल्स ऑफ आर्किज्म मोस्ट प्रोबेबली कॉन्टेन द वर्ड्स थाइन एंड थाउ। अगला है आर्केटाइप। आर्कीटाइप, ARCHETYP। आर्कीटाइप क्या होता है? देखिए, आर्कीटाइप जो है
ऐसे चरित्र अनुष्ठान प्रतीक या कथानक पैटर्न से है। आर्कीटाइप से तात्पर्य ऐसे चरित्र अनुष्ठान प्रतीक या कथानक पैटर्न से है जो कई संस्कृतियों के मिथक और साहित्य में बार बार आता है। तात्पर्य ऐसे चरित्र अनुष्ठान प्रतीक या कथानक पैटर्न से है जो कई संस्कृतियों के मिथक और साहित्य में बार बार आता है। कार्ल जंग ने तर्क दिया है, जो एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कार्ल जंग साहब ने एक तर्क दिया है कि एक आदर्श की जड़ मानव जाति के सामूहिक अचेतन में है। द रूट ऑफ एन आर्केटाइप इज द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। एक आदर्श की जड़ मानव जाति के सामूहिक अचेतन में। सामूहिक अचेतन वाक्यांश एक जाति या संस्कृति द्वारा साझा किए गए अनुभवों को संदर्भित करता है। इसमें प्रेम, धर्म, मृत्यु, जन्म, जीवन, संघर्ष, अस्तित्व आदि शामिल है। मानव मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने तर्क दिया था कि एक आदर्श की जड़, आर्कीटाइप से तात्पर्य क्या है? एक ऐसे चरित्र, अनुष्ठान और प्रतीक या कथा पैटर्न से जो कई संस्कृतियों के मिथक और साहित्य में बार बार आता है। तो स्विस वैज्ञानिक कहते हैं कि एक आदर्श की जड़ मानव जाति के सामूहिक अचेतन में है। सामूहिक अचेतन वाक्यांश एक जाति या संस्कृति द्वारा साझा किए गए अनुभवों को संदर्भित करता है। इसमें प्रेम आता है, धर्म आता है, मृत्यु, जन्म, जीवन, संघर्ष, अस्तित्व आदि शामिल है। ये अनुभव हर व्यक्ति के अवचेतन में मौजूद होते हैं। इसमें अवचेतन में मौजूद होते हैं और साहित्यिक कार्यों या कला के रूप अन्य रूपों में फिर से बनाए जाते हैं। जैसे कि माँ का चरित्र। इस तरह के चरित्र को परी माँ के रूप में दर्शाया जा सकता है, जो एक बच्चे का मार्गदर्शन और निर्देशन करती है। धरती माँ जो लोगों से संपर्क करती है और आध्यात्मिक और भावनात्मक पोषण प्रदान करती है। और सौतेली माँ जो अपने सौतेले बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करती है ना। तो ये है आपका आर्कीटाइप। तो आज इतना ही रखिएगा। पेज नंबर 61 के एक साइड के हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माय